खबर बाराबंकी से है। यहाँ पर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति अपने बयान से विवादों में आ गए। दरअसल मंत्री जी जिला जेल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान जेल प्रबंधन कैदियों के साथ मंत्री जी का संवाद कार्यक्रम भी एक रखा हुआ था, लेकिन इस बीच मंत्री जी ऐसी बात कह गए जिससे आसपास खड़े पुलिसकर्मी भी हक्के बक्के रह गए। यहाँ जाके बड़ा अपराध करना, फिर आ जाना, फिर माँ बाप की पिटाई होगी, पुलिस पिटाई करेगी, सड़क पे खींच खींच के पिटाई करेगी, फिर माँ बाप भाई बहन सब और मजदूरी करेंगे, तो क्या करोगे? यहाँ जाके बड़ा अपराध करना, फिर आ जाना, फिर माँ बाप की पिटाई होगी, पुलिस पिटाई करेगी, सड़क पे खींच खींच के पिटाई करेगी, फिर माँ बाप भाई बहन सब और मजदूरी करेंगे, तो क्या करोगे? तो मंत्री जी ने कहा कि यहाँ से जाकर बड़ा अपराध करना, फिर आ जाना, फिर माँ बाप की पुलिस पिटाई करेगी, सड़क पर खींच खींच कर पिटाई करेगी, फिर माँ बाप भाई बहन सब मजदूरी करेंगे। मंत्री जी ने ये बात कही। आप जरा जब वो ये कह रहे थे तो पुलिस कर्मियों के चेहरे के भाव पढ़ लीजिए और फिर से देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर मंत्री जी। भाई बहन सब और मजदूरी करेंगे, तो क्या करोगे? यहाँ जाके बड़ा अपराध करना, फिर आ जाना, फिर माँ बाप की पिटाई होगी, पुलिस पिटाई करेगी, सड़क पे खींच खींच के पिटाई करेगी, फिर माँ बाप भाई बहन सब और मजदूरी करेंगे, तो क्या? लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। अग्निकांड में सरकार ने 19 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जी 19 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ है लेवाना अग्निकांड मामले में, और इस अग्निकांड की जांच लखनऊ मंडल के पुलिस आयुक्त से कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में फायर ब्रिगेड, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास और शहरी विकास विभाग के अलावा आबकारी विभाग के अधिकारियों की अनियमितता और लापरवाही पाई गई। इसके बाद शासन द्वारा उनके खिलाफ नोटिस जारी करके कार्रवाई की गई है। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें गृह विभाग के 4, ऊर्जा विभाग के 3, नियुक्ति विभाग के 1, आवास और शहरी नियोजन विभाग के 8 और आबकारी विभाग के 3 अधिकारी शामिल हैं। आइए और विस्तार से बताते हैं कि किन अधिकारियों पर गाज गिरी है इस अग्निकांड के मामले में। गृह विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी। सुशील यादव उस वक्त के अग्निशमन अधिकारी, योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ये गृह विभाग के अधिकारी हैं। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी है। नाम आपको बताते हैं। विजय कुमार राव डेजिग्नेशन सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा। इसके अलावा आशीष कुमार मिश्रा पद इनका अवर अभियंता। इसके अलावा राजेश कुमार मिश्रा उपखंड अधिकारी, इन पर गाज गिरी है। और आपको बताएं कि नियुक्ति विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरी है। नाम इनके महेंद्र कुमार मिश्रा पीसीएस हैं जी एलडीएम में। और आवास और शहरी नियोजन विभाग के अधिकारियों पर भी नाम सुन लीजिए आप। राकेश मोहन है तत्कालीन सहायक अभियंता। इसके अलावा जितेंद्र नाथ दुबे तत्कालीन अवर अभियंता, रविंद्र कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन अवर अभियंता, जयवीर सिंह तत्कालीन अवर अभियंता और राम प्रताप मिठ एलडीएम में, इन पर गाज गिरी है। आपको बताते हैं कि आबकारी विभाग के किन अधिकारियों पर गाज गिरी है। नाम सुने। संतोष कुमार तिवारी तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, अमित कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 के, और इसके अलावा जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त, इन पर गाज गिरी। रिटायर्ड अफसरों पर भी एक्शन हुआ है। क्या? अभय मान पांडे मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ये सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड है, इन पर भी नियमों के तहत कार्रवाई हुई है। अरुण कुमार सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियंता, रिटायर्ड हो चुके हैं, इन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ओम प्रकाश मिश्रा तत्कालीन अधिशासी अभियंता, सेवानिवृत्त, रिटायर्ड है, इन पर भी, और गणेश दत्त सिंह तत्कालीन अवर अभियंता, ये भी रिटायर्ड है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इन अधिकारियों पर गाज गिरी। मऊ जिले के भारतीय सुहेलदेव पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन आरोपों की जांच की मांग की है। रामजीत राजभर का आरोप है कि बलिया के रसड़ा में ओम प्रकाश राजभर ने राजभर जाति के एक शख्स की जमीन को लेकर केंद्रीय कार्यालय बनवा दिया है। उसे बनवाने में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पैसा लगा हुआ है और यहां सरकारी जमीन का अतिक्रमण भी किया गया है। इसके अलावा वो केंद्रीय कार्यालय सिर्फ नाम का है। ओम प्रकाश राजभर उसी कार्यालय में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। आरोप रामजीत राजभर का, पूर्व जिला अध्यक्ष मऊ के सुभाष पाके मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं जांच करने की। राजभर 17 में एमएलए बने। 17 के पहले उनका जो केंद्रीय कार्यालय बना है, वो केंद्रीय कार्यालय राजभर समाज पूछ रहा है कि किसके पैसे से बना।
ओम प्रकाश राजभर के पास जवाब नहीं है। वो एक राजभर की ज़मीन है और नहर पर वो मकान बनाए हैं। मैं योगी महाराज से मांग करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, कि उसकी जांच करवा करके उसको धराशायी कराने का काम करें। और वो पैसा लगा है तो मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है। आइए आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बनाते हैं इसी मामले से जुड़े हुए। रामजीत राजभर का आरोप क्या है, देखिए। ओम प्रकाश राजभर की नहीं है पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की जमीन, ये कहना है रामजीत राजभर का। वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी ऑफिस के लिए राजभर जाति के ही एक शख्स की जमीन कब्जा कर ली गई। बलिया के रसना में है सुभाषपा का केंद्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय के निर्माण में सरकारी जमीन का भी अतिक्रमण हुआ है, ये आरोप है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पैसे से पार्टी कार्यालय का निर्माण किया गया और केंद्रीय कार्यालय सिर्फ नाम के लिए है। सुभाषपा का ऑफिस, इसमें परिवार के साथ ओम प्रकाश राजभर रहते हैं, ये भी आरोप लगाया है रामजीत राजभर ने। उनका पूरा बयान हमने आपको दिखाया। तथ्य उनके आरोपों के क्या हैं ये तो बाद में प्रमाणित होंगे जब जांच होगी, लेकिन आरोप उनके सनसनीखेज और बड़े, चूंकि वो मऊ जिले के जिलाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के और ये वो स्ट्रांग होल्ड्स हैं सुभाषपा के जहां पर माना जाता है कि उनका वोट बेस है। तो रामजीत राजभर अब नहीं है इस पार्टी में और वो आरोप बड़ा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं केंद्रीय कार्यालय की जमीन उनकी है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियां तेज हो गई हैं। सत्र के दौरान विपक्ष की तैयारी सरकार को घेरने की है। दूसरी ओर विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए सरकारी अमला भी पूरी तरह से तैयार दिखाई देता है। विपक्ष कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और तबादलों की गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा और इसके अलावा जिलों के जिलाधिकारियों को विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों की ओर से पूछे गए प्रश्नों और अलग अलग नियमों के तहत उठाए गए प्रकरणों की जानकारी समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ और तथ्य जान लीजिए। 19 सितंबर सदन में निधन निर्देश पारित होंगे जब पहला दिन होगा बैठक का। इसके अलावा 20 सितंबर औपचारिक कार्य अध्यादेश अधिसूचना पटल पर रखे जाएंगे। विधायकों को भी सदन के पटल पर विधेयकों को रखेगी, जो ऑर्डिनेंस जिन्हें कानून बनाए जाना है विधेयकों को। 21 सितंबर को सदन में विधायी कार्य होंगे। 22 सितंबर को विधायी कार्य होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 23 सितंबर को विधायी कार्यों के साथ साथ आबकारी दिवस को लेकर भी चर्चा होगी। ये है पूरी योजना इस सत्र की। 19 सितंबर से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। प्रत्येक दिन क्या क्या होगा वो हमने आपको अभी बताया। हंगामा खेज होने की आशंका है पूरी, क्योंकि दोनों ही तैयार दिखाई देते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। बड़ी खबर पीलीभीत से इस वक्त हमारे पास है। दुष्कर्म में नाकाम होने पर नाबालिग को जिंदा जलाने वाले दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। 7 सितंबर को आरोपियों ने घर में घुसकर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया और नाकाम रहने पर तेल डालकर उसे जला दिया। 3 दिन बाद होश में आने के बाद पीड़िता ने परिजनों को अपनी आपबीती बताई। दोनों आरोपी अब गिरफ्तार। सनसनीखेज और बहुत परेशान करने वाली घटना, 3 दिन बाद पीड़िता होश में आई है। दुष्कर्म में नाकाम रहने के बाद इस नाबालिग को जिंदा जला दिया गया। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देर रात पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इधर यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। 3 तस्वीरें अलग अलग जिलों की हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। पहली मुरादाबाद और दूसरी तस्वीर कासगंज और तीसरी आजमगढ़ की है। ये देखिए आप, मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई और पकड़े गए बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। आजमगढ़ में दुष्कर्म के मुख्य आरोपी विकास गिरी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी। बदमाश के पास अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया गया। तीन तस्वीरें, 25,000 का इनामी गिरफ्तार और उसके बाद देखिए जो चीजें बरामद हुई, बाइक, तमंचा, ये सब भी हथियार और कारतूस बरामद हुए। पैर में गोली लगी बदमाश के इस मुठभेड़ में।
तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुरादाबाद, कासगंज और आजमगढ़ की तस्वीरें। इधर यूपी में बच्चा चोरी की अफवाहों की घटना में कमी नहीं आ रही। इसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि बच्चा चोरी की अफवाह से मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ रही है। अफवाह को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार ने जिलों के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई बच्चा चोरी की अफवाह फैलाता है तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों पर एनएसए लगाया जाए। पुलिस सख्त दिखाई दे रही है यहां पर। एक अफवाह, दहशत और भीड़ का अंधा इंसाफ। देश के अलग अलग राज्यों में बच्चा चोरी की अफवाह चरम पर है। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की इन तस्वीरों को जरा देखिए। बच्चा चोरी के आरोप में उपद्रवियों के जानलेवा हमले हो रहे हैं। निशाने पर हैं मानसिक रूप से कमजोर लोग। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक ऐसे दुश्मन ने दस्तक दी है जो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन लोगों में अशांति जरूर फैला रहा है। कई जिलों में बच्चा चोरी की अफवाह ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। भीड़ जहां निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रही है, तो वहीं महिलाओं और विक्षिप्तों को भी ऐसी भीड़ का शिकार होना पड़ रहा है। बच्चा चोरी की अफवाह शहर शहर घातक साबित हो रही है। मारपीट की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। असामाजिक तत्व हर 4-5 साल में एक इस तरह की बड़ी अफवाह फैलाते हैं, जो पश्चिम से चलती है और बिहार होते हुए बंगाल तक पहुंच जाती है। मुनुसवा से लेकर के बीच में और कई इस तरह की अफवाहें आई थी, और लगभग 2-3 साल पहले 2019 के आसपास में भी बच्चा चोरी की अफवाहें हरियाणा से प्रारंभ हुई थी और पूरब तक निकल गई थी। ये विशुद्ध रूप से अफवाहें हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इन अफवाहों में न आए। बच्चा चोरी की अफवाह को रोकने के लिए पुलिस लगातार अपील कर रही है, लेकिन अफवाहबाज अपना काम कर रहे हैं। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश में सरकार एक्शन में आ गई है। अब पुलिस रासुका लगाने की तैयारी में है। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज होगा। मारपीट करने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बागपत से इस वक्त हमारे पास है, पहुंच गए वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। पश्चिम प्लान और ये उसका पहला चरण। बागपत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। सीएससी बागपत हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मवीकला गांव में खेल स्टेडियम का भी वो निरीक्षण करेंगे और खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे मुख्यमंत्री। खिलाड़ियों से संवाद का भी सीएम का कार्यक्रम है वहां पर। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और इसके अलावा समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो बागपत पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। यह सबसे ताजा अपडेट। गौतम बुद्ध नगर और बागपत जिलों का दौरा है मुख्यमंत्री का, और उसी सिलसिले में पहले बागपत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। मवीकला गांव में खेल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे, खिलाड़ियों को वहां सम्मानित करेंगे। इसके अलावा सीएससी बागपत हेल्थ एटीएम का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं, वो और ज्यादा विस्तार से बताएंगे मुख्यमंत्री के बारे में, उनके पहुंचने के बारे में और उसके बाद वहां पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। सनुज, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत पहुंच गए और उनका बागपत का जो दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। हर जिले में मुख्यमंत्री कोई ना कोई मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत पहुंच गए हैं और यहाँ के बाद अब वो सीधे मवीकला जाएंगे और मवीकला में जो खेल स्टेडियम है वहां पर जाएंगे, वह खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि बागपत की बात करूं तो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो दुनिया में जाने जाते हैं, गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं और सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार रहते हैं। तो वहाँ खिलाड़ियों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह की उनके सामने परेशानियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, तो इन तमाम चीजों को भी मुख्यमंत्री समझेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसी के साथ ही जो हेल्थ एटीएम है उसका भी वहां पर मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर समीक्षा बैठक लेंगे कि बागपत में जिस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं, बागपत में जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर उनका किस तरीके से काम किया जा रहा है, कितने काम अभी अधूरे हैं, कितने
काम पूरे हो चुके जी, हैं। जी, जी। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देखिए रमाला शुगर मिल के विस्तारीकरण की बात हो तो आप देखिए कि रमाला शुगर मिल का विस्तारीकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कराया था और उसका सीधा किसानों को फायदा हुआ, उनका पेमेंट आसानी से होने लगा। जो गन्ने के सेंटर दूर बनाए जाते थे वो नजदीक बनाए जाने लगे। तो आज में मुख्यमंत्री चूंकि जब भी बागपत आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देकर जाते हैं और ये किसी से छिपा नहीं है कि जो बागपत है आसपास के जनपदों की बात हो तो ये राष्ट्रीय लोकदल का कभी गढ़ कहा जाता था। तो आज राष्ट्रीय लोकदल के पुराने गढ़ में मुख्यमंत्री पहुंचकर क्या सौगात देते हैं, किस तरह की समीक्षा बैठक रहेगी, किस तरह के अधिकारियों को निर्देश देंगे और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री यहाँ से होते हुए सीधे नोएडा चले जाएंगे। नोएडा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है 2 दिन के। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। और जैसा कि सनुज बता रहे थे कि बागपत से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर भी पहुंचेंगे और वहां पर विकास के कार्यों की समीक्षा करेंगे। 12 सितंबर की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में वर्ल्ड डेयरी समिट का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे और वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को भी वहां पर देखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों विकास प्राधिकरणों के एक बड़े प्रोजेक्ट का दौरा करने भी जाएंगे और इनमें जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं इस दौरे के बारे में और विस्तार से बारीकियां बताते हैं। गौतम बुद्ध नगर और बागपत के दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट का वो निरीक्षण करेंगे। इसी क्रम में नोएडा पहुंचने के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। वर्ल्ड डेयरी समिट का भी शुभारंभ होगा। इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और गौतम बुद्ध नगर में 3 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट से गौतम बुद्ध नगर को उड़ान मिलेगी नेचुरली, इससे बेहतरी होगी गौतम बुद्ध नगर में। जेवर सबसे भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, ऐसी योजना है। ये प्रमुख बातें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 2 जिलों के दौरे से जुड़ी हुई खबर अंबेडकर नगर से। वहां पर मिट्टी खोदने के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया है। देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। इन घायलों का जिला अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। अलीगंज थाना क्षेत्र के आसोपुर नरवा गांव का ये सारा मामला है। मिट्टी खोदने को लेकर विवाद हुआ, मारपीट हुई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल इस मारपीट में। जो घायल हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें अस्पताल की, जिला अस्पताल की, जहां पर इलाज किया जा रहा है घायलों का। अंबेडकर नगर से खबर है। लापता प्रॉपर्टी डीलर की कार गंग नहर में मिली है। प्रॉपर्टी डीलर जहांगीर की गंग नहर में गोताखोर तलाश कर रहे थे। पीड़ित परिजन परेशान है, पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। देहरादून से नजीबाबाद आते वक्त कल प्रॉपर्टी डीलर लापता हो गया था। नजीबाबाद के जाप्तागंज का रहने वाला है प्रॉपर्टी डीलर जहांगीर अहमद। हमारे संवाददाता सरफराज इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर है। सरफराज, और विस्तार में बताएं। राजेंद्र, ये बिजनौर का एक नजीबाद इलाका है। यहाँ का जहांगीर अहमद है प्रॉपर्टी डीलर और काफी पुराना और नामी गिरामी प्रॉपर्टी डीलर है और ये कल देहरादून गया था और देहरादून से वापसी अपने घर की ओर यानी कि नजीबाद की ओर आ रहे थे और इसी बीच में जो है खबर ये आई कि जो कार है, कार में सवार थे, कार गंग नहर में गिरी है, मंडावली इलाके में जो पड़ता है। फिलहाल कार मिल गई है लेकिन अभी तक जो है प्रॉपर्टी डीलर जहांगीर अहमद की पुलिस तलाश कर रही है, कई पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। तो कुल मिला कहा जाए अभी फिलहाल जो है वो अभी लापता हैं, उनके भी नहीं कहीं लाश मिली है और ना ही सिर्फ उनकी अभी फिलहाल कार मिली है। जी शुक्रिया आपका सरफराज। सिर्फ कार बरामद की गई है, ये देखिए आप कैसे निकाली गई। थाना मंडावली के गंग नहर में प्रॉपर्टी डीलर की कार मिली है लेकिन प्रॉपर्टी डीलर का अभी तक कोई सुराग नहीं। राजधानी लखनऊ में नवरात्र से पहले जमीन के दाम 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। फिर से सुनिए, जमीन के दाम लखनऊ में 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं नवरात्र से पहले, क्योंकि सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है। लखनऊ में 4 साल से सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। शासन ने इस साल नए सर्किल रेट लागू करने के निर्देश दिए हैं और इसीलिए नवरात्र से पहले लखनऊ में जमीनों के दाम 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। निर्देश शासन का है।
4 साल से सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब बढ़ोतरी होगी तो स्वाभाविक तौर पर जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।